शिक्षा संस्कृति उत्थान्यास के शोध प्रकल्प के आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक श्रीमान राजेश्वर कुमार जी, मिजोरम विश्वविद्यालय से अपने बीच उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा जी, हम सब के मार्गदर्शक, हम सब जिनकी प्रेरणा से काम करते हैं, ऐसे विश्व भारती शांति निकेतन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी जी, हमारी राष्ट्रीय टोली का काम देखने वाले सम्मान्य विकास पाठक जी, मेघालय का काम देखने वाले शोध प्रकल्प का सम्मान्य आलोक सिंह जी और मध्य प्रदेश के शोध प्रकल्प का काम देखने वाले सौरभ सिंह जी, आप सबका बहुत बहुत आदर, बहुत बहुत कृतज्ञता आप सबके प्रति। मुझे आज इस संवाद में जो बात कहनी है वो या जो उसकी दिशा है, मैं परिकल्पना पर, मैं अपने यहाँ देखता हूँ और भी जगहों पर कि हम हिंदी के शोध करते समय शोध परिकल्पना जो हमारी हाइपोथेसिस है उसके अज्ञान के कारण, उसको न जानने के कारण शोध ही नहीं कर पा रहे हैं। और हमारी स्थिति क्या होती जा रही है शोध में? हरिशंकर परशाई जी ने जो कल्पना की थी कि हम एक कंकड़, एक पत्थर अगर भीड़ में मानेंगे तो वो जिन्हें लगेगा, ऐसे लगने की प्रबल संभावना हिंदी के शोधार्थी को है, हिंदी के शोध प्राप्त उपाधि प्राप्त व्यक्ति को है। ये अतिरंजना नहीं थी। ऐसी अतिरंजना से मुक्ति का जो मार्ग है, मैं शोध परिकल्पना पर थोड़ी सी बात आप सबके सामने रखना चाहता था, करना चाहता था। थोड़ी सैद्धांतिक बात है। मुझे किसी ने आग्रह किया कि थोड़ा माने इस सैद्धांतिक विमर्श को भी हम स्पर्श कर लें। हम जानते हैं कि जैसे ही हम किसी शोध समस्या के लिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला चरण, सबसे पहली बात, सबसे पहला पाठ, सबसे पहला अक्षर का, और उस का में भी व्यंजन का, स्वर का नहीं, स्वर का आ नहीं, केवल व्यंजन का जो महत्वपूर्ण है वो है हमारा शोध विषय। और इस शोध जैसे हमारे वर्ण स्वर और व्यंजनों को मिश्रित होने से बनते हैं, ऐसे ही शोध समस्या वर्ण बनती है शोध परिकल्पना से, उपयुक्त शोध परिकल्पना। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे हिंदी विभागों में इस शोध परिकल्पना पर जोर देने का प्रायः अभाव सा दिख रहा है। समस्या कैसी है, उस समस्या के हिसाब से हम शोध की परिकल्पना को चुनते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन बिना उपयुक्त शोध परिकल्पना के नहीं हो सकता। समस्या विषम है, समस्या विस्तृत है, समस्या डिफ्यूज्ड है कि नहीं, इन सब बातों को लेकर हम अनुसंधानकर्ता का पहला काम है कि वो उपयुक्त परिकल्पना का चुनाव कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि हम व्यर्थ के, अभी राजेश्वर जी ने बहुत शानदार बात कही, राजेश्वर जी ने इसी ओर ध्यान आकृष्ट कराया है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी शोध परिकल्पना ठीक ना हो, हाइपोथेसिस ठीक ना हो, तो हम व्यर्थ का डेटा इकट्ठा करते रहें और इन व्यर्थ के डेटा इकट्ठा करने के बाद कहीं एकांगी निष्कर्ष न निकाल लें, कहीं पक्षपातपूर्ण निष्कर्ष न निकाल लें। और पिछले 25 सालों से हिंदी विभागों में इस प्रकार के एकांगी निर्णयों की परंपरा दिख रही। मैंने जब विचार किया कि इस परंपरा के पीछे वैचारिकता का तो आग्रह ही है, इस परंपरा के पीछे आग्रह तो है ही है, लेकिन हमारे विद्यार्थियों के बीच परिकल्पना के, हाइपोथेसिस के ज्ञान का अभाव भी एक कारण है। मैं टाउनलैंड का नाम जरूर लूंगा, मैं कुछ पश्चिम के विद्वानों का नाम लेना चाहता हूं, हमारा विद्यार्थी जानना चाहता है, उसे ध्यान में रखकर, शोध प्रकल्प के आप श्रोता हैं। टाउनलैंड की बात को जाने बगैर आप शोध कर परिकल्पना नहीं बना सकते। हाइपोथेसिस की पहली विशेषता है कि शोध परिकल्पना एक संभावित उत्तर है। मैं एक और नाम ले लेता हूं, कर्लिंगर महोदय का। कर्लिंगर, जिन्होंने फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर रिसर्च नाम की किताब लिखी है, कितनी बढ़िया बात कहता है कि हाइपोथेसिस एक कल्पनात्मक कथन है। कैसा कल्पनात्मक कथन? 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स के बीच एक कल्पनात्मक कथन है। अब मैं संकट की तरफ आता हूं, या मैं एक और नाम ले लेता हूं, एडवर्ड का। हम
जो हमारा विषय है जिसे हम चुनते हैं, हम उसका संभाव्य निर्णय निकालते हैं शोध परिकल्पना के निर्माण के द्वारा। अब देखिए संकट, देखिए परिकल्पना तो ऐसा मार्गदर्शन करती है, हाइपोथेसिस करती है कि कहती है कि भैया ऐसा बनना, लेकिन हम हिंदी के शोध छात्र जब हम हाइपोथेसिस लेते हैं तो दो वेरिएबल्स, दो चर या संभावना रखते ही नहीं है, हम निर्णयात्मक रिसर्च करते हैं। अद्भुत बात देखिए, हम निर्णय निकाल कर रख देते हैं, हम परिकल्पना की विशेषताओं का ध्यान ही नहीं रखते, और हम क्या तथ्य उद्घाटित करते हैं, हम निर्णयात्मकता की ओर बढ़ जाते हैं कि तुलसी समन्वयवादी है, या एक दूसरा पक्ष कहेगा कि तुलसी समन्वयवादी नहीं है और वो शोध कर लेते। शोध परिकल्पना पहली शर्त है, कहता है कि 50% मार्जिन रखिएगा। शोध परिकल्पना का बेसिक अवधारणा क्या है? 50% यस की संभावना हो, 50% नो की संभावना हो, पक्षपात पूर्ण निर्णय नहीं करना, निर्णय भविष्य के लिए, भविष्य के विद्वानों के लिए छोड़ देना। 50 से आप 51 हो जाइए, निर्णय निकाल दीजिए, चलेगा, लेकिन 51 से अधिक नहीं, दूसरे के लिए गुंजाइश छोड़ देना। लेकिन हम इस प्रकार की परिकल्पना का दबाव हिंदी जगत में अपने हिंदी विद्यार्थियों के मध्य नहीं बनाते। ये एक संकट मुझे जिन बातों की ओर राजेश्वर जी ध्यान आकृष्ट कर रहे थे, उनके पीछे मैं कारण के रूप में देखता हूं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है। अब देखिए, परिकल्पना का दर्शन, ब्राउन और घिशैली नाम के दो महान विद्वान हैं, उन विद्वानों ने परिकल्पना पर काम किया है, हाइपोथेसिस पर काम किया है। इस काम को अंग्रेजी के विद्वान मानते, इस काम को इतिहास के विद्वान मानते हैं, इस काम को मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के विद्वान मानते हैं, लेकिन हम हिंदी के लोग ब्राउन और घिशैली को नहीं मानते, हम हिंदी के लोग एडवर्ड को नहीं मानते, हम हिंदी के लोग टाउनलैंड को नहीं मानते, हम हिंदी के लोग फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर रिसर्च को अपने लिए उपयोगी नहीं समझते। हम कहते हैं कि ये विज्ञान के लिए है, ये मानविकी के लिए है, ये समाज विज्ञानों के लिए है, पर ये हिंदी के लिए नहीं है, ऐसा सोचते हैं। अब देखिए, मैं ब्राउन और घिशैली की 4 बातों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करके फिर समस्या की तरफ थोड़ा सा आना चाहूँगा। ये ध्यान आकृष्ट का एक कारण है, और मैं जानबूझकर इस विषय में बात कर रहा हूं क्योंकि हमारे शोध प्रकल्प का ये कार्यक्रम है। हमारे शोधार्थियों को जानना चाहिए कि परिकल्पना कैसे बनती है। ब्राउन और घिशैली कहते हैं कि शोध परिकल्पना में एक संभावित प्रस्ताव बनाना है हमें, और हम प्रस्ताव कैसे बनाते हैं? महादेवी वर्मा के काव्य में विरह चेतना, बस। तुलसी के काव्य में समन्वय, होरी में गोदान की पीड़ा, यानी कि संभावना का चैप्टर हम छोड़ देते हैं। 50% दूसरी गुंजाइश है, हम उसकी तरफ काम भी नहीं करना चाहते। और जबकि सच्चा काम क्या होना चाहिए कि आप 50% आप और 50% यस या 50% नो, रिजल्ट तो ऐसे निकलेगा ना। आप अपने पक्ष के उदाहरण दे देकर रिजल्ट निकाल देंगे तो जब आपकी थीसिस कोई पढ़ेगा तो वो दूसरा पक्ष जान ही नहीं पाएगा। भाई, हम लोगों के पास मूल्यांकन के लिए थीसिसें आती हैं और हमसे कहा जाता है कि आप शोध प्रस्ताव की भी जांच करिएगा। क्या जांच करेंगे हम तो ब्राउन और घिशैली को पढ़कर जानते हैं कि शोध में 2 चर होना चाहिए, 2 वेरिएबल, एक साइड का एक वेरिएबल, दूसरे साइड का दूसरा वेरिएबल। लेकिन हिंदी के कविता में, हिंदी की रिसर्च में विषय आएगा छायावाद की राष्ट्रीयता। अब आप बताइए, छायावाद की राष्ट्रीयता पर रिसर्च आ गया और लड़के ने क्या किया? आदरणीय शोध निर्देशक महोदय ने क्या काम कराया? राष्ट्रीयता के उदाहरण ढूंढकर 200 पन्नों की एक थीसिस बना दी। अब यह एकांगी है, इस राष्ट्रीयता का जो दूसरा वेरिएबल है, जो दूसरा 50% है, वो तो आया ही नहीं। अब पाठक क्या जानेगा बताइए? पाठक भविष्य के लिए आपकी कोई शोध प्रबंध को पढ़ेगा तो पाठक क्या जानेगा? ये बहुत बड़ा संकट है हिंदी के शोधों में और तमाम मानविकी और सामाजिक विज्ञान के शोधों में है। एक और तीसरी विशेषता जो ब्राउन और घिशैली कहते हैं, जो परिकल्पना को शास्त्र बनाने का काम करते हैं, इन्होंने कहा है कि ये जो वेरिएबल्स हैं ना, जैसे छायावाद पर राष्ट्रीयता का काम आपने किया, जैसे होरी की तकलीफ का आप अध्ययन कर रहे हैं, जैसे आप तुलसीदास के समन्वय पर काम कर रहे हैं, या जैसे आचार्य शुक्ल ने छायावाद को एकांगी दृष्टि से देखा, आप इस पर काम कर रहे हैं, तो ये वेरिएबल परीक्षण योग्य होना चाहिए। और परीक्षण पाठक नहीं करेगा, परीक्षण का मैटर थीसिस से आना चाहिए।
लेकिन आप बताइए, आप इतनी थीसिस पढ़ते हैं, किस थीसिस में दो वेरिएबल की चर्चा आपको मिल रही है? किस थीसिस में दूसरे वेरिएबल का थोड़ा सा भी अंश आपको मिलेगा? आप अलग से काम करिए, शोध करिए तो मिलेगा, दूसरा वेरिएबल गायब है। हम इंपीरिकल, जिसे अंग्रेजी का शब्द मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि इसको हम आनुभविक कहते हैं, इंपीरिकल अध्ययन है ही नहीं। केवल क्वांटिटेटिव अध्ययन कर दिया हमने, क्वालिटी का अभाव हम कर देते हैं। एक और बात जो ब्राउन और घिशैली कहते हैं, वो विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर मैं, चूंकि मुझसे किसी ने आग्रह किया है कि इस विषय पर थोड़ी चर्चा हो, हमें ब्राउन घिशैली कहते हैं कि जो चौथा महत्वपूर्ण तर्क है हाइपोथेसिस का, परिकल्पना का, वो ये है कि हमें परिकल्पना बनाने के बाद विषय चुना, विषय की एक योजना परिकल्पना की, और उस परिकल्पना का प्रेक्षण और विश्लेषण हम थीसिस में करते हैं। हम परिकल्पना की या तो कन्फर्मेशन करते हैं और या रिजेक्शन करते हैं। आप बताइए कितने शोध प्रबंधों में आपको विषय का केवल कन्फर्मेशन मिलेगा, रिजेक्शन पार्ट ही नहीं रहता, चर्चा ही नहीं रहती, कम रहती है। लेकिन ये देखिए, ब्राउन और घिशैली ये बड़े विद्वान हैं, इन्होंने कहा है कि ऐसे शोध करेंगे तो रिजल्ट निकलेगा। हमें संभाव्य और परीक्षण योग्य विषय चुनना है और उन विषयों पर काम करना है। यही शोध की वैज्ञानिकता है। हमारा विद्यार्थी हमसे क्लास में पूछता है, कहता है कि साहब रिसर्च वैज्ञानिक होता है, रिसर्च वैज्ञानिक होता है, हिंदी में अनुसंधानकर्ता का रिसर्च कैसे वैज्ञानिक है? हमें बताना पड़ता है कि ये ब्राउन और घिशैली के इन 4 मानदंडों को अपनाकर आप अपने रिसर्च को वैज्ञानिक बना सकते हैं। जब आप किसी समस्या का अनुभव करते हैं, किसी उस समस्या के हल के लिए परिकल्पना का अनुसंधान करते हैं, और फिर 2 चरों को चुनते हैं, 2 वेरिएबल्स को चुनते हैं और उनके बीच कार्य कारण संबंध की व्याख्या करते हैं, और इस व्याख्या करते हुए आप लगातार पीएचडी पर मॉडिफिकेशन करते जाते हैं। मॉडिफिकेशन प्रूफ का पाठ नहीं है, मॉडिफिकेशन शोध निर्देशक के मन का पाठ नहीं है, बल्कि मॉडिफिकेशन 2 वेरिएबल्स के, 2 चरों के तुलनात्मक और गुणात्मक अध्ययन का नाम है। ऐसा हम करते हैं, परंतु मुझे थोड़ा सा कभी कभी दुख होता है, शोध मूल्यांकन के दौरान तमाम विश्वविद्यालयों की पीएचडी मूल्यांकन के लिए आती है, तो थोड़ा सा तकलीफ होती है कि आखिर किस वैज्ञानिक कसौटी पर हम रिसर्च काम करा रहे हैं, शोध करा रहे हैं, और विशेष रूप से हिंदी जैसे विषय में। हम केवल, मुझे ये कहते हुए संकोच नहीं है कि हम केवल एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेन करने वाले शोध कार्य आज की डेट में कर रहे हैं। अभी राजेश्वर जी ने बहुत उम्दा बात कही है। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, 30 साल पहले एक्सप्लेनेटरी रिसर्च नहीं हो रहे थे, बल्कि पक्ष विपक्ष का अध्ययन करके निर्णय देने वाले रिसर्च हो रहे थे। परंतु आज केवल एक्सप्लेनेशन। केदारनाथ अग्रवाल की कविता में प्रकृति चित्रण विषय है, इस पर पीएचडी अवार्ड हुई है, कम से कम 50 पीएचडी। अब आपने प्रकृति का निरीक्षण, प्रकृति के चित्र रख कर सिद्ध कर दिया कि केदारनाथ अग्रवाल जी प्रकृति चित्रण के कवि हैं। अरे वो कौन सी परिस्थितियां थीं जहां वो चाह कर प्रकृति चित्रण नहीं कर पाए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो केन नदी के किनारे बांदा में घर बना के रहते थे? केन नदी के किनारे तो नहीं रहते थे, उनका परिवेश ही तो ऐसा नहीं था कि वो नहीं निकल पाए बाहर। या किन परिस्थितियों में प्रकृति का चित्रण कर रहे थे? कहीं मोह भंग तो नहीं था उन्हें? आखिर कहीं वो संसार की समस्याओं, वर्ग संघर्ष की समस्या का हल प्रकृति में तो नहीं ढूंढ रहे थे? कहीं अपनी प्रगतिशील चेतना के जो हल के बिंदु हैं उन्हें प्रकृति, मनुष्यता, मानवता और विश्व बंधुत्व में तो नहीं ढूंढ रहे थे? कहीं उनका मोह भंग तो नहीं हो रहा था वर्ग संघर्ष से? इन बातों पर अध्ययन प्रकृति के बहाने हमने नहीं किया। हम सुमित्रानंद पंत पर काम करते हैं, तमाम काम रिसर्च आ रही है, आधुनिक विषयों पर रिसर्च करते हैं, केवल विश्लेषण। ऐसा 2 खंड हैं परिकल्पना के, 2 खंड। पहला खंड है परिकल्पना का प्रायोगिक परिकल्पना। प्रायोगिक साइंस में होती है, एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस है। और हम हिंदी में जिस परिकल्पना को चुनते हैं ये है नॉन एक्सपेरिमेंटल। 3 विशेषताएं हैं इस नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस की। क्या क्या है, थोड़ा सा इसकी चर्चा एक उदाहरण से कहता हूं तो बात समझ में आ जाएगी।
और हमारे विद्यार्थियों को ये जानना है। मैं यत्नपूर्वक ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये जानना चाहिए। हम अपने विद्यार्थी को बता नहीं पा रहे ये बात, और इसीलिए आदरणीय राजेश्वर जी जो समस्याएं रख रहे हैं, ये समस्याएं शोध निर्देशकों की भी हैं, ये समस्याएं शोधार्थी की भी हैं, ये समस्याएं विषय चयन और उसके बाद उपयुक्त परिकल्पना न चुनने के कारण ये समस्याएं पैदा हुई हैं। वैचारिक आग्रह एक दोष है। शोध परिकल्पना की एक बड़ी विशेषता है कि आपके मन में, जैसे कक्षा लेते हुए आप, अभी राजेश्वर जी ने उदाहरण दिया कि जैसे कक्षा लेते हुए आप वैचारिकता के आग्रह से मुक्त हैं, ऐसे ही शोधार्थी का काम निम्न हो जाएगा। अगर वो वैचारिकता के आग्रह से रचना करेगा, लिखेगा, वो मूल्यांकन योग्य ही नहीं बचता। ऐसा पहला लेवल सिंपल लेवल है। ज़्यादातर शोध हमारे इसी प्रकार के हैं, सिंपल लेवल, साधारण स्तर। जैसे मैं एक मानविकी का उदाहरण देता हूँ। जैसे हमारे यहाँ सड़क दुर्घटनाएं होती है, मान लीजिए एक शोध काम होना है, सड़क दुर्घटनाएं हमारे यहाँ होती हैं। अब सड़क दुर्घटना की अपन को जानकारी प्राप्त करनी है, तो हम कैसे अध्ययन करेंगे? सबसे सरल तरीका क्या है कि कितने ट्रक लड़ गए, कितनी बसें लड़ गई, कितने मोटर कार लड़े, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा कहाँ लड़े, डेटा इकट्ठा कर लिया हमने। ये डेटा इकट्ठा करना सबसे सिंपल रिसर्च हमारे। मैं अभी बार बार आपको बता रहा हूँ, फलाने के कवि में प्रकृति चित्रण, फलाने की कविता में मानवतावाद, फलाने की कविता में यह विशेषता, फलाने की कविता में यह विशेषता, कविता में कुंठा, नई कविता में कुंठा, संतरास, वेदना, केवल संग्रह, तथ्यों का एकत्रीकरण। क्या ये एकत्रीकरण रिसर्च है? रिसर्च माने रिसर्च, ये केवल सर्च है भैया, ये केवल तुम खोज रहे हो। ये सबसे सरल स्तर है शोध का, इसे हम सिंपल रिसर्च कहते हैं। जैसे सड़क दुर्घटनाओं पर, ऐसे दूसरा स्तर है कॉम्प्लेक्स लेवल, जहां हम अपने शोधार्थियों को लाना चाहते हैं। कॉम्प्लेक्स लेवल कौन है? जैसे सड़क दुर्घटना, जैसे मैं हिंदी का उदाहरण दूं कि जैसे साधारण स्तर में होरी, गोदान का होरी है, हमें उसके तकलीफ की बातें जाननी है, तो हमने गोदान में वो बिंदु छांट लिए जहां उसका मान मर्दन हुआ, जहां उसे तकलीफ हुई, जहां उसे पीड़ा हुई, वो पीड़ा के स्थल हमने खोज लिए। ये रिसर्च है क्या? ये सर्च है केवल। तब रिसर्च दूसरा लेवल है। दूसरा लेवल क्या है? जैसे सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, डेटा के ऊपर निकाल कर हम ये तय करें कि किस किस समय पर सड़क दुर्घटना हो जा रही है, किन किन कारणों से हो रही है, कौन से वो प्लेस हैं जहां सड़क दुर्घटना हो रही है, तो हमारे रिसर्च का फायदा निकलेगा। हम उन प्लेसों पर सजगता कर देंगे, वहां बैरियर लगा देंगे, वहां ब्रेकर्स बना देंगे ताकि दुर्घटना ना हो, हमें रिजल्ट मिलेगा। केवल हम दुर्घटना का डेटा बना दें तो रिसर्च नहीं है, ये रिसर्च हो सकता है। ऐसे जैसे मान लीजिए होरी की बात करनी है तो उसकी पीड़ा भर के स्थल तलाशना नहीं, उन पीड़ा की परिस्थितियां कौन सी हैं, समाज किन परिस्थितियों में वो पीड़ा के बिंदु उपस्थित कर देता है, ऐसा ये कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ हाइपोथेसिस है। और तीसरा जो सर्वश्रेष्ठ लेवल है, जिस पर आप जानते हैं कि हम, चूंकि मैं काव्यशास्त्र का अध्येता हूं, तो मैं उदाहरण वहां से भी दे देता हूं कि अरस्तु कहता है कि अनुकरण के 3 स्तर कौन कौन से? प्रतीयमान रूप, जैसा प्रतीत हो वैसा लिख देना, आदर्श रूप, संभाव्य रूप और आदर्श रूप, ऐसा 3। जैसा है, जैसा होना चाहिए, यहाँ तक कवि की विशेषता नहीं है, यहाँ तक विद्यार्थी की विशेषता नहीं है। तब विशेषता क्या है? महान स्तर कौन सा है? जो संभाव्य रूप है। अनुकरण के लिए जो तीसरा रास्ता है, संभाव्य रास्ता, होना क्या चाहिए, जो है केवल वो नहीं, जो हो सकता है केवल वो नहीं, जो होना चाहिए उसका निर्धारण कौन करेगा? शोधार्थी नहीं करेगा तो। और यही रिफाइंड लेवल, इसी को रिफाइंड लेवल कहा है फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियर रिसर्च में कार्लिंगकर महोदय ने इसी को रिफाइंड लेवल कहा है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि जहां हम फंक्शनल रिलेशन तलाश लेते हैं वो रिफाइंड लेवल कहा जाएगा। जैसे मैं उदाहरण से बताऊं, जैसे मैं गोदान की बात कर रहा था तो गोदान से उदाहरण दे देता हूं। जैसे होरी की जिन परिस्थितियों में मृत्यु हुई, उन परिस्थितियों को तलाशना, उन कारणों को तलाश लेना, उन संभाव्य कारणों को, केवल प्रतिमान नहीं, प्रतिमान तो दिख रहा है, उपन्यास में लिखा हुआ है, तब संभाव्य कारणों की तलाश और उस तलाश के हिसाब से अपने निर्णय देना, ऐसा काम भी, ये तो एक पुस्तक की बात कर रहा हूँ, ऐसा अनेक पुस्तकों में कर हम कोई सामाजिक निर्णय और निष्कर्ष निकाल।
लेकिन इस निकालने में भी, इस चुनाव में भी वेरिएबल 2 होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा उपन्यास भी होरी की मृत्यु की ही तरह का ले लिया, नहीं, दूसरा उपन्यास होरी को जीवन देने वाला लेंगे। 2 वेरिएबल चर हमको रखना है, एक जैसे चर नहीं, 2 अलग अलग वेरिएबल चर, तो हम काम कर पाएंगे। ऐसा जैसे सड़क दुर्घटना से बता दूं कि जैसे दुर्घटनाएं हुई, अब असली रिसर्च कौन होगी, कितनी हुई, कैसे हुई नहीं, कहाँ हुई ये भी नहीं, बल्कि किन कारणों से हो रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं कि आंख में रोशनी ट्रक वाले के ज़्यादा पड़ रही है तो उसकी आंख चकाचौंध हो रही है तो हम उसके बचाव का रास्ता करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे ट्रक ड्राइवर्स में रतौंधी है, हमारे ट्रक ड्राइवर्स को वो जो वर्णांधता तो नहीं है। ऐसा रिफाइंड लेवल ऑफ हाइपोथेसिस, ऐसा करने का काम, संक्षेप में अगर हम बात कहें तो परिकल्पना का स्तर जितना ऊंचा होगा, अनुसंधान का स्तर उतना ही ऊंचा होगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन हमको करना है। इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो शोध प्रबंध हमारे हिंदी में केवल वस्तुपरक होते चले जाएंगे। अब थोड़ी सी हिंदी की बात कर लेते हैं, और इस बात को हम हिंदी को उदाहरण के रूप में रख रहे हैं। और मैं बताना ये चाहता हूं कि परिकल्पना की रचना के जो कारक हैं, जो स्रोत हैं, सभी समाज विज्ञानों में ये लागू होंगे। हम उदाहरण का हिंदी का देते चलते हैं, इससे हमारी बात स्पष्ट हो जाएगी। पहला क्या है, जनरलाइजेशन बियॉन्ड रिजल्ट ऑफ प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन। पहला शोध, हम ऐसा करते हैं क्या हिंदी में, पूर्व निष्कर्षों से परे नवीन निष्कर्ष निकालना। और हिंदी में हमारे यहाँ शोध प्रबंध के विषय कैसे हैं, पूर्व निष्कर्षों पर ही आधारित विषय हम चुन लेते हैं, तो क्या रिजल्ट देंगे। जैसे एक उदाहरण से आचार्य शुक्ल और हजारी का उदाहरण दे रहा हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर पर काम किया, ये एक वेरिएबल है। हजारी प्रसाद ने दूसरे प्रकार से, दूसरे वेरिएबल से कबीर को देखा और पुराने निष्कर्ष से नया निष्कर्ष निकाला। यही बहादुरी है। ऐसा शोध में गुणवत्ता होनी चाहिए। लेकिन हम और हमारे शोध निर्देशक, हमारे विद्यार्थी, हम सब सरल मार्ग चुन लेते हैं और क्योंकि नवीन निष्कर्ष निकालना सरल है क्या। राजशेखर का नाम आपने सुना है। इस नवीन निष्कर्ष के लिए राजशेखर ने जैसे प्रतिभा की बात की थी, 3 बड़ी प्रतिभाएं, प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति, तीनों चाहिए, तब आप इतनी सुंदर परिकल्पना और नवीन निष्कर्ष रखा पाएंगे। अभ्यास माने पुराने ग्रंथों और शोधों का आपको अध्ययन करना पड़ेगा, मूल ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, एक दूसरी रिसर्च भी, और जो हिंदी में हुई है, उदाहरण से मैं बता रहा हूं, एक दूसरे प्रकार की हाइपोथेसिस, एक दूसरे प्रकार की शोध परिकल्पना है कि जैसे हमने कोई काम किया, केदारनाथ अग्रवाल पर कोई काम हुआ, या मैं कहता हूं शुक्ल जी ने छायावाद पर जो काम किया। अब नया निष्कर्ष नहीं, बल्कि अपूर्ण व्याख्या की तथ्यात्मक व्याख्या करना। जो शुक्ल जी ने जो चीजें देखी, उन अपूर्ण अंशों को पूर्ण करने का काम नंद दुलारे वाजपेयी जी कर रहे, किया कि नहीं, बाद के लोगों ने किया। ये भी ये रिसर्च। कोई चीज जो छूटी है किसी से, छूटने वाली विषय पर काम करने में बड़ी ताकत लगती है, क्योंकि जो विषय खोज दिया है अगले ने, उसी का क्या पृष्ठपोषण करेंगे आप। ऐसा हिंदी में इस प्रकार के हाइपोथेसिस की इस विशेषताओं का हमको अभाव लगता है। हाइपोथेसिस की एक तीसरी विशेषता है कि नवीन संबंधों की कल्पना, मैं बार बार शब्द कह रहा हूं, कल्पना करते हैं हम, और वो कल्पना फलीभूत होगी और नहीं होगी, हम रिजल्ट निकाल देंगे। ऐसे विषय आप चुनते हैं क्या कभी, नवीन खोज करने वाले विषयों का? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि उस परिकल्पना पर मैटर नहीं मिलेगा और हमारा निर्णय प्रतिकूल निकल आएगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये नवीन अनुसंधानों, ये नवीन परिकल्पना कहते हैं, ये परिकल्पना का अभाव है। अरस्तु ने एक और परिकल्पना का एक तरीका यह भी है कि हमको तमाम हमारे विद्वान लोग हैं, हमारे विद्वान शोध छात्र हैं, कुछ बहुत मेहनती लड़के होते हैं, उनको सहसा कोई प्रेरणा होती है और उस प्रेरणा के वशीभूत होकर वो हमारे पास आते हैं, कहते हैं साहब हमने ऐसा अनुभव किया, हम इस विषय पर काम करना चाहते हैं। हम उन्हें प्रमोट नहीं करते। कालिदास का नाम आपने सुना है, कालिदास का नाम हम लोगों ने सुना है। कालिदास के साथ क्या हुआ था, कितना बड़ा विद्वान था कालिदास, आप बताइए। लेकिन उस पर माँ काली की कृपा हुई और उस कृपा का फल ये हुआ कि कालिदास जो अज्ञानी था वो
अपने कुछ रिसर्च किया होगा कालिदास ने कि अचानक चमत्कार हो गया, कुछ ग्रंथों का अनुशीलन किया होगा। एक ऐसा आदमी जो उंगली दिखाकर विद्वोत्तमा से लड़ाई जीतता है, दूसरे पंडितों के सहारे लड़ाई जीतता है, वही कालिदास तो पेड़ की उस शाखा को काट रहा था जिसमें वो बैठा था। एक पंडित कालिदास को क्यों लेके आया था? अगला विद्वान देखा, विद्वान ढूंढने निकला विद्वोत्तमा के लिए विवाह, तो एक आदमी पेड़ की शाखा पर बैठ के काट रहा था। ये पेड़ की शाखा है, इधर से काट रहा है। नीचे ब्राह्मण ने पूछा कि भैया कहे उधर बैठे हो, कटेगा तो गिर नहीं जाओगे? कहा अरे अज्ञानी, मैं इसलिए बैठा हूं कि ये वजन पढ़ने से ना जल्दी कट जाएगा। वजन जब इधर डालेंगे, जैसे हम लकड़ी तोड़ने के लिए थोड़ा काट कर वजन डालते हैं, इस वजन के कारण जल्दी कटेगा। ये एक तर्क है। ऐसा तर्क देने वाला कालिदास जब सहसा, जिसे हम कहते हैं कि सहसा इंस्पिरेशन उसे होती है, और जब वो लिखता है, क्या लिखता है? द्रुमा सपुष्पा सलिलम सपद्मम स्त्रियै सकामा पवनः सगंधि सुखा प्रदोषा दिवसाश्च रम्या सर्वम प्रियम चारुतरम बसंतम। होड़ लग जाती है इस पर रिसर्च करने वालों की। कालिदास बताता है कि मंदम मंदम नुदति पवनश्चातकश्चानुकूलो यथा त्वाम वामश्चायम नदति मधुरम चातकस्ते सगंधा। अब ये जो सहसा प्रेरणा, ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं। एक दो तीन छोटी बातें, समय हुआ है, दो तीन छोटी बातों को और चर्चा जरूरी है। ऐसे एनालॉजी की बात हम हिंदी में करते हैं। एनालॉजी माने अनुरूपता, इस पर काम हुआ है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, अज्ञेय और दूसरा कवि, एनालॉजी। इसी एनालॉजी पर दुनिया रिसर्च के मानदंडों को स्थापित करती है। इसी एनालॉजी से डार्विन का विकासवाद पैदा होता है। लेकिन हमारे यहाँ हिंदी में एनालॉजी में क्या है? हम पहले से आग्रह बनाकर काम शुरू करते हैं, और उस आग्रह का फल ये होता है कि हमारे रिजल्ट्स नहीं निकल पाते, पूर्वाग्रह पूर्ण रिजल्ट निकलते हैं। ऐसे ही विशेषज्ञों का मत, बहुत सारा अध्ययन करना, थोड़ा व्यक्तिगत अनुभव, और सबसे ज़्यादा संस्कृति का अध्ययन। किसी शोध के लिए आप जिस देश काल वातावरण में रहते हैं ना, आप उस देश काल के वातावरण को अगर जानते नहीं रहेंगे, आपके निर्णय अनुकूल नहीं निकलेंगे। आप उनको दरकार करके, आप उन्हें दूर हटाकर आप अच्छे निर्णय नहीं निकाल सकते, सत्य निर्णय नहीं निकाल सकते। जैसे एक उदाहरण से बात कहता हूं कि जैसे अमरुक शतक लिखा। अब शतकों पर बहुत विद्यार्थियों ने काम किया। अमरुक शतक एक शतक है, बाद में ऐसे सैकड़ों शतक रीति कविता में आए। अब लेकिन अमरुक के शतक की प्रवृत्तियां जो नहीं जानेगा, वो गाथा सप्तशती, बिहारी सप्तशती, इन पर कैसे काम करेगा? आप देखिए अमरुक की शैली, मुझे लगता है कि एक उदाहरण मैं दे देता हूं। अमरुक कहता है कि दीर्घा वंदन मालिका विरचिता दृष्टि यैव नेन्दीवरैः पुष्पाणां प्रकरः स्मितेन रचितो नो कुंद जात्यातिभिः दन्तः स्वेदमुचापयोधर भरेणार्धो न कुंभंभसा स्वैरैवायवयैः प्रियस्य विशतस्त्वा कृतं मंगलम। अब इस प्रवृत्ति को जाने बगैर आप गाथा सप्तशती को, आप बिहारी सप्तशती को, आप दूसरी सप्तशतियों का अध्ययन ही नहीं कर पाएंगे भाई। संस्कृति का अध्ययन, परंपरा का अध्ययन अगर नहीं रहेगा तो अभी हम काम नहीं कर पाएंगे। समय हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा दो बातें, एक बात और आपसे पूरी कर लेता हूं कि हमारे यहाँ साहित्य में एक विचित्र प्रकार का संकट है। राजेश्वर जी ने उन संकटों पर चर्चा की है, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हमारे मन में पूर्वाग्रह हैं, हमारे मन में अपने ज्ञान को झोंकने की अभिलाषा है, हमारे मन में जो निर्णय है हम अपने विद्यार्थी से वही निर्णय निकलवाना चाहते हैं। और वैसा निर्णय निकलवाने से जब हम निर्णय पर जबरदस्ती करेंगे तो उस जबरदस्ती से क्या, इस जबरदस्ती हमारे मन का निर्णय जब विद्यार्थी निकालने बैठेगा तो शोध में गुणवत्ता बनेगी क्या? रीति कविता पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, मैं उन्हें बताता हूं रीति कविता पर काम आप कर रहे हैं और आपने जयदेव की कविता पढ़ी नहीं है। भक्ति में भी रीति का विलास खोजने वाला, रति सुख सारे गतम अभिसारे मदन मनोहर वेशम न कुरु नितम्बनी गमन विलंबन मनुसर तम हृदयेशम। इसका अर्थ आप नहीं जान पाए, आप कैसे अध्ययन कर लेंगे रीति कविता के इस मनोवृत्ति का? कर ही नहीं पाएंगे भैया। हम यमक अलंकार की चर्चा करते हैं, मैं चूंकि इस संदर्भ में थोड़ा सा काम करता हूं, अब हम यमक अलंकार की बात करते हैं।
हम रामकथा पर शोध कराते हैं और हम भट्टी को न पढ़ें। भट्टी एक संस्कृत का महान कवि है। भट्टी को पढ़े बगैर आप रावण वध लिखा है भट्टी ने, अगर आप उसे नहीं जानते या उसकी शैली नहीं जानते या भट्ट की इस पंक्ति का अर्थ नहीं जानते, आप यकीन मानिए दोस्तों कि हम तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर पाएंगे। मैं भट्ट की पंक्ति पढ़ता हूँ, अर्थ का समय नहीं है। न गजा दैता दैता विगतम विगतम ललितम ललितम प्रमदा प्रमदा महताम महताम मरणम मरणम समयात समयात। निष्कर्ष है भट्टी का। अब ये निष्कर्ष हम अगर रीति कविता पर या ये निष्कर्ष हम राम काव्य पर, मैथिली शरण पर काम करते हुए अगर इस निष्कर्ष का हम ध्यान नहीं रखेंगे, इन निर्णयों का ध्यान नहीं रखेंगे, थोड़ा मुश्किल होगा। हम सुमित्रा नंदन पंत के प्रकृति चित्रण पर रिसर्च कराना चाहते हैं, करते भी हैं, और हम विद्यार्थी को कभी नहीं कहते कि तुम प्रकृति का कवि पढ़ रहे हो तो जरा सेनापति को पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि उसके बगैर सेनापति की क्या विशेषता है भाई? एक विशेषता, ग्रीष्म का भी वर्णन उन्हीं शब्दों से, शीत का भी वर्णन उन्हीं शब्दों से, शरद ऋतु का भी वर्णन एक ही प्रकार से सारा वर्णन कर देता है। मैंने सेनापति को पढ़ा, मैं अभिभूत रह गया भाई। वही शब्द, वही भाव, लेकिन अर्थ बदलता है। वृष को तरन तेज सहसो किरण कन, ज्वालन के जाल विकराल बरसत है। लचति धरन जग जरत झरन झीरी, छाह को पकर पंछी पंछी विरमत है। सेनापति नायक दोपहरी के ढरत होत, धमका विषम जो न पात सरकत है। मेरो जान पौने सीरी ठौर को पकड़ कौने, धरी एक बैठी कहूँ घामे चितवत है। अब देखिए घाम का इतना सरस वर्णन। अब हम सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ेंगे, केदारनाथ अग्रवाल का प्रकृति चित्रण पढ़ेंगे, और सेनापति को अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या आप परीक्षण योग्य परिकल्पना का निर्माण कर पा रहे हैं? क्या आपकी हाइपोथेसिस में बाधाएं तो नहीं आ रही? हाइपोथेसिस में सबसे बड़ी बाधा है अज्ञान होना, पूर्व के विषयों को न पढ़ना, गहन अध्ययन न करना, रचनात्मक चिंतन न करना, कल्पनात्मक अंतर्दृष्टि का न होना। यह जो मैं कह रहा हूं ये कल्पनात्मक अंतर्दृष्टि है। सेनापति, फिर बाद के प्रकृति चित्रण, नई कविता के प्रकृति चित्रण को सेनापति से हम क्यों नहीं मिलाकर देखेंगे भाई? सेना